प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। The most important news of today's are लॉकडाउन गया है, कोरोना नहीं। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने दी सतर्कता की सीख। त्योहारों, मौसम और ठंड के साथ बढ़ते प्रदूषण में कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका के बावजूद बेखौफ और बेपरवाह होते लोगों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सचेत कर दिया है। देश के नाम संबोधन में मंगलवार को उन्होंने अमेरिका, ब्राज़ील और यूरोपीय देशों का हवाले देते हुए सचेत किया है कि तब तक निश्चित नहीं होना है जब तक कोरोना की वैक्सीन या दवा ना आ जाए। मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लॉकडाउन क्या है, लॉकडाउन गया है, कोरोना नहीं। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं की रणनीति पर चलना होगा। प्रधानमंत्री के संबोधन में सुबह से देश की नजरें टिकी थी। अटकलों का बाजार भी गर्म था। हालांकि प्रधानमंत्री ने खुद को कोरोना के प्रति जागरूकता लाने का सीमित रखा। कुछ दिन पहले ही सरकार के स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत 95 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। संभवतः इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने छोटा लेकिन अहम संदेश देते हुए कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लॉकडाउन भले ही चला गया हो, लेकिन वायरस नहीं गया है। कई वीडियो दिखता है कि लोगों ने सतर्कता कम कर दी है। यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है। मोदी की अहम बातें। कोरोना से जंग में जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दुनिया के बाकी देशों की तुलना में हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। यहाँ हालात बेहतर है। हमें संभली स्थिति को बिगड़ने नहीं देना है। समय यह मानने का नहीं कि कोरोना का खतरा टल गया है। असावधानी से खुद को और स्वजन को खतरे में डाल रहे हैं। थोड़ी सी चूक महामारी से निपटने की हमारी गति को रोक सकती है। हमें जिम्मेदारियां निभानी है और साथ साथ सतर्कता की बरतनी है। मानवता को बचाने के लिए पूरी दुनिया में युद्ध स्तर पर हो रहा है काम। भारतीय विज्ञानी भी वैक्सीन बनाने की दिशा में भी जान से जुटे हुए हैं। वैक्सीन आते ही सब तक पहुंचाने की तैयारी जारी है। मीडिया से जुड़े लोग नियमों के पालन के प्रोत्साहित करें। दुश्मन कभी छोटा नहीं होता। कोरोना के संकट को कम मानकर लापरवाही करने वालों को समझाते हुए प्रधानमंत्री ने रामचरितमानस की एक पंक्ति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गंभीर छोटी करी। यह पंक्ति अरण्यकांड की है। हमें बताया गया कि शत्रु, रोग, अग्नि और पाप को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। गडकरी ने देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स की पार्क की आधारशिला रखी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को असम में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य के आर्थिक विकास को सशक्त इंजन साबित होगी। 694 करोड़ की परियोजना के पहले चरण का काम राष्ट्रीय राजमार्ग और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड द्वारा अगले माह शुरू कर दिया गया। इसके तहत जोगी धोपा में 317 एकड़ पर कार्य शुरू हुआ है, जो 2023 तक पूरा होगा। इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। गडकरी ने वर्चुअल माध्यम से इसका शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यह लॉजिस्टिक पार्क यह करीब प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से 20 लाख करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा। चीन के विस्तारवादी इरादों पर नकेल। पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्वारा लद्दाख और भारत तिब्बत सीमा के कुछ क्षेत्रों में 44 नए सड़क पुलों का उद्घाटन किए जाने पर टिप्पणी करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि चीन सरकार न तो भारत सरकार द्वारा गठित किए गए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता देती है और न अरुणाचल को। हम भारत द्वारा अपने इलाके में सैनिक उपयोग के लिए विकसित किए जा रहे ढांचागत सुविधाओं का विरोध करते हैं। इस टिप्पणी ने उन लोगों को बुरी तरह मायूस किया जो ये उम्मीद लगाए थे कि भारत चीन के बीच सीमा विवाद को वार्ता से हल किया सकता है। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर अचानक किए गए हमले के बाद भारत चीन सीमा विवाद को लेकर चीन की ओर से जितनी भी बयान आए, उनमें सबसे ज़्यादा अक्खड़, आक्रामक, रुखसाने वाला है। वर्ष 1951 में तिब्बत पर जबरन कब्जा जमाने के बाद चीन ने वहाँ जितने बड़े पैमाने पर सैनिक ठिकानों का विकास किया और ख़ास तौर से भारत तिब्बत सीमा पर सेना की तैनाती तथा सामरिक सड़कों का जैसा जाल बिछाया, उसे देखते हुए चीन के इस बयान को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। चीन के सत्ता तंत्र, खासकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच चल रही नवनीतम खींचतान पर नज़र रखने वालों को चीनी विदेश मंत्रालय के इस बयान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हताशा भी दिख रही है। इस हताशा को उन्होंने फिर से तब जाहिर किया जब उन्होंने गुआंगडोंग में चीनी नौसैनिक की एक विशेष यूनिट का मुआयना करते समय चीनी सेना को बड़े पैमाने पर युद्ध के लिए तैयार रहने को आह्वान किया।
उनका यह बयान उस मायने में गंभीर है, वह चीन के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वशक्ति संपन्न जनरल सेक्रेटरी होने के अलावा चीनी सेनाओं के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी हैं। आजीवन चीन की सर्वोच्च पद पर बने रहने के आकांक्षी शी पिछले एक साल में कम्युनिस्ट पार्टी और सेना के 200 से ज़्यादा वरिष्ठ नेताओं और सैनिक अधिकारियों को इस इरादे से पदों से हटाकर जेल में डाल चुके हैं कि वे इनकी राह में रोड़ा न बन जाएं। कई प्रेक्षकों का आकलन है कि भारत के साथ हिमालयी सीमा और दक्षिण चीन से अगर वे कई देशों के विरुद्ध आक्रामक और उकसाने वाली सैनिक कार्रवाई करके चीनी नेतृत्व और चीनी जनता के बीच युद्ध का भय पैदा कर रहे हैं, ताकि पार्टी और सेना में उनके प्रति पनप रहे विद्रोह को ठंडा किया जा सके। गलवान में चीनी हमले के बीच शी चिनफिंग इरादा एक्साई चीन और शक्सगाम के बीच सियाचिन क्षेत्र पर कब्जा जमाकर राष्ट्रीय हीरो बनकर खुद को चीन का अस्थायी नेता बना लेना था। गलवान की सामरिक स्थिति ऐसी है कि अगर चीनी सेना उस पर कब्जा कर लेती तो भारतीय सेना का दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टे से संपर्क टूट जाता, कराकोरम राजमार्ग पर भारतीय सेना का दबदबा खत्म हो जाता और सियाचिन क्षेत्र में मौजूद भारतीय सेना की चौकियां पाक और चीन के निशाने पर आ जाती। लेकिन भारत के जवानों ने जिस बहादुरी से गलवान घाटी की रक्षा की, उसने शी चिनफिंग के सपनों को ध्वस्त कर दिया। इस घटना के बाद भारत ने पूरी लद्दाख सीमा पर इतने बड़े पैमाने पर सैनिकों और हथियारों का तैनाती कर ली है कि चीनी सेना बर्फ में बैठे रहने पर मजबूर हो जाएगी। पिछले एक साल में भारत ने सीमा से सटी हुई दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टे को फिर से विकसित कर डाला है और बॉर्डर रोड पर ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रत्याशित फुर्ती के साथ 37 नए प्री फैब्रिकेटिंग पुल बनाकर इस पट्टी को साल भर काम करने वाले 255 किलोमीटर लंबे शोक दारबुक मार्ग के रास्ते लेह से जोड़ दिया है। भारत ने ऐसा करके चीन के इरादों को ध्वस्त कर डाला है। चीनी प्रवक्ता का ताज़ा प्रलाप इस हताशा को दर्शाता है। पिछले दशक में चीन ने भारतीय सीमा से लगने वाले तिब्बत के एक तिहाई हिस्से में, जिसे वह तिबेट ऑटोनॉमस रीजन कहता है, 58,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सड़कों, दर्जन भर हवाई पट्टी अड्डों, लगभग 2,000 किलोमीटर लंबी रेलवे नेटवर्क और बड़ी संख्या में सैनिक अड्डे तथा मिसाइल ठिकाने विकसित कर लिए हैं। उसने गिलगिट बल्किस्तान में के लद्दाखी कोने से लेकर पूरी सीमा के साथ अरुणाचल तक 4,000 किलोमीटर लंबी सड़कों पर नेटवर्क बना लिया है, जो लगभग हर चीनी सैन्य चौकियों को लहासा और बीजिंग से सीधे जोड़ती है। लेकिन भारत ने सिक्किम में नाथुला दर्रे को छोड़कर एक भी चौकी को इस अजीबोगरीब तर्क के आधार पर सड़कों से नहीं जोड़ा कि अगर वहाँ सड़क बना दी गई तो चीनी सेना इसका इस्तेमाल करके भारत को मुख्य भूमि तक घुस जाएगी। इस नीति के कारण जहाँ तक और भारत की सेनाओं को रसद और मेडिकल सहायता पहुँचाने का नाजुक काम भी हेलीकॉप्टर और मौसम की मेहरबानी पर टिका रहा, वहीं दूसरी ओर विकास और संपर्क के अभाव में हिमालयी सीमा के 3/4 से ज़्यादा गांवों के लोगों के पलायन में भारत की पहली नागरिक सुरक्षा पक्ति को लगभग तबाह कर डाला। हालांकि पिछले 5 साल से मोदी सरकार ने भारत की हर सीमा चौकी को सड़क से जोड़ने का जो अभियान शुरू किया है, उससे चीन बौरा गया है। बीआरओ ने एकदम दुर्गम और असाध्य माने जाने वाले केवल में 76 से ज़्यादा सड़कें बनाकर भारतीय हिमालय की अधिकांश सैनिक चौकियों को देश से जोड़ दिया है। दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने असम में ब्रह्मपुत्र पर लगभग 5 किलोमीटर लंबे जिस बोगीबोल पुल का उद्घाटन किया, चीन उससे बहुत परेशान है। रक्षा मंत्री ने जिन 44 पुलों का उद्घाटन किया, उनसे 30 सीमा की आखिरी चौकी तक सड़क को जोड़ते हैं। बीआरओ इस समय ऐसे 102 और पुलों पर काम कर रहा है जो हर मौसम में अग्रिम चौकियों और सीमावर्ती गांवों को देश में जोड़े रखेंगे। यह कदम भारत की रक्षा सेनाओं को नई शक्ति भी देगा और पलायन कर चुके लोगों को वापस अपने गांव लौटने की सुविधा देकर भारतीय सीमाओं की लगभग खत्म हो चुकी नागरिक रक्षा पक्ति को भी फिर से जीवित कर देगा। लेखक, वरिष्ठ पत्रकार एवं सेंटर फॉर हिमालय एशिया स्टडीज के एंगेजमेंट के चेयरमैन हैं विजय क्रांति। भारत के लिए हींग उत्पादन की उम्मीद बने लाहौल स्पीति और किन्नौर। भारत प्रतिवर्ष 600 करोड़ के हींग का आयात करता है, क्योंकि भारत में इसकी खेती नहीं होती। लेकिन हिमाचल के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति की जमीन ने हींग के पौधों को जड़ों की जगह दी है।
यह संभव है हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर ने। सब ठीक रहा तो 5 वर्ष के बाद लाहौल स्पीति, किन्नौर के अलावा हिमाचल के मंडी जैसे ऊंचाई और ठंडी वाले क्षेत्रों से देश को हींग मिलने लगेगी, जहां की जमीन और वातावरण इसकी खेती के लिए सहायक है। फलस्वरूप भारत कच्ची हींग के लिए ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान कच्ची हींग के लिए ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान के देशों पर निर्भर है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो पुष्टि करता है कि 30 वर्ष में हींग के बीज का आयात भारत में नहीं हुआ। यह प्रथम प्रयास है जब IHBT ने हींग के बीज का आयात किया। लाहौल स्पीति की सैकड़ों हेक्टेयर वीरान भूमि पर हींग की खेती का लक्ष्य है। इसके लिए ट्रायल किया जा रहा है। किन्नौर और मंडी जिलों में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। शुरुआती चरण में लाहौल स्पीति जिलों में 800, किन्नौर में 1000 और मंडी जिलों के जिंजौली में 300 पौधे रोपे जाएंगे, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। इन पौधों को मुख्यतः बीज तैयार करने के लिए लाया जा रहा है। 5 साल के बाद फसल तैयार होगी, जिसे बीज उत्पादन केंद्र बना रखा जाएगा। इस 5 सालों में IHBT नियमित तौर पर जहां किसानों के खेतों में जाकर पौधों की निगरानी करेगा, वहीं उनके प्रशिक्षण की भी प्रदान करेगा, ताकि इन पौधों को ठीक प्रकार से देखभाल की जा सके। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है? हाँ, बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो चालू कर रहा हूँ। इसका कारण है कि मैं फॉर लास्ट फ्यू डेज़ आई वॉज इन आउट ऑफ दिल्ली। मैं दिल्ली से था, बाहर काम कर रहा था, जहाँ पे न्यूज़पेपर मुझे नहीं मिल पा रहा था, एंड दैट इज़ इन हिंदी। सोर्स इज़ दैनिक जागरण। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए। माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी मस्ट डिस्प्ले ऑन ईच एंड एवरी पब्लिक प्लेसेस। भारत का प्रियम्बल प्रस्तावना भी हर पब्लिक प्लेस पे डिस्प्ले होना चाहिए। थैंक यू।